हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। तो हम लोग पिछले साल जो सीटेट का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये पेपर हुआ था जुलाई 2023, 20/8/2023 में हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी मैथ और साइंस के क्वेश्चन। तो मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन हो जाएंगे और सीडीपी के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लास थोड़ी लंबी रहेगी लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछले साल पेपर कैसे आए थे उससे आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा। पिछले साल जो पेपर थे जरूर हर साल के पेपर से थोड़े से टफ सेट किए गए थे, तो उसके हिसाब से आप लोग पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो मतलब कि क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को कौन बढ़ावा देगा। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है, क्यों। तो इस क्वेश्चन का जब बच्चे आंसर करेंगे तो क्या होगा, अगर 10 बच्चे कोई क्वेश्चन देते हैं तो 10 बच्चे अपने अपने सोच के अनुसार जो उन्हें समझ में आएगा उसको लिखेंगे, अपने थिंकिंग का यूज करेंगे, कल्पना करेंगे। इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, तो इसका आंसर एक शब्द में रहेगा। ऑप्शन सी जो दिया है, आपके देश में कुल कितने राज्य और राजधानी, इसका भी आंसर एक शब्द में हो जाएगा। और ऑप्शन डी भी, आपके देश का नाम व मानचित्र, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका भी आंसर एक शब्द में हो जाएगा। तो बी, सी और डी जो क्वेश्चन है, इन तीनों के आंसर सारे बच्चे एक शब्द में देंगे और एक ही आंसर देंगे, ना कि अलग देंगे, ना अपने इसमें अपने थिंकिंग का यूज नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ए में करेंगे। तो क्वेश्चन ए जो दिया है वो क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका है। तो रोल एविडेंस की क्या भूमिका है उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए दिया, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जो एविडेंस है वो क्या किया जाना चाहिए, तार्किक और सुनियोजित रूप से उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी दिया, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर देखिए, समालोचनात्मक चिंतन के प्रमाण अप्रासंगिक होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी दिया, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, प्रमाण साक्ष्य जो है समालोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग की क्या है, न्यू है। वह जानकारी है जो हमें अपने उपयोग वह जानकारी है जो प्रमाण है, ऐसी जानकारी होती है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, जिसका उपयोग हम अपनी मान्यताओं और निष्कर्षों के समर्थन के लिए करते हैं। अतः समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण व तार्किक सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। तो ऑप्शन ए दिया है, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पठचर्या। ऑप्शन बी दिया है, विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथकीकरण वर्गीकरण करना। तो दोनों नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी दिया, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। तो क्लास में आपके 3-4 विद्यार्थी अगर है तो चारों का क्या होगा, व्यक्तिगत अंतर रहेगा। तो उनके अंतर का ध्यान रख के क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन रखना चाहिए पाठ्यचर्या में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कथन क्या दिया है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर, जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास है उस पर भाषा का प्रभाव जो पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर जो भाषा के प्रभाव पड़ते हैं उस पर जो जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के अपने भाव व्यक्त किए यानी दृष्टिकोण जो दिए उसमें क्या है, डिफरेंस है। तो बिल्कुल सही, ये कथन सही बिल्कुल है, लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे में डिफरेंस है। तो इसका तर्क दिया है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है कि विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख हो। तो जो कारण जो दिया है कि देखिए, कोई भी खोज अधिगम यानी डिस्कवरी लर्निंग जब बच्चे को कराया जाता है तो शिक्षक क्या करते हैं, बच्चे को मौका देते हैं, अवसर देते हैं कि वो क्या करें, अपनी जानकारी स्वयं प्राप्त करें। तो कारण तो सही दिया, लेकिन जो एक कारण दिया है कथन के लिए बिल्कुल सही नहीं है, उससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच में आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो इनडायरेक्टली रूप से हमें क्या करना है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के गुण को देखना है, जो प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते हैं उसके बारे में बताना है। तो देखिए, तो ऑप्शन ए दिया है, समझ की अग्रवर्ती गहनता। हाँ, तो बिल्कुल होती है, प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर समझ की अग्रवर्ती गहनता होती है। ऑप्शन बी दिया, सीखने की तेज गति होती है, वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। फिर सी दिया है, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भर। तो ये प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान नहीं है। शारीरिक विकास की तेज गति, ये भी प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान नहीं है। तो ए और बी किस में दिया है, ए और बी ऑप्शन डी में दिया। इस तरह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो ऑप्शन ए दिया है, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है। फिर सेकंड दिया है आपका, सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज के उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, तो बिल्कुल सही। फिर दिया है आपका, बच्चे के पास तेज आवाज करके बच्चे की सुनने की अक्षमता का विश्वसनीय तरह पर परीक्षण किया जा सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सभी बच्चे। ऑप्शन डी दिया है, श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो इसमें क्या दिया है, जो श्रवण बाधिता के संदर्भ में जो श्रवण बाधित वाले बच्चे होते हैं उनको किस बात में प्रभाव, श्रवण बाधिता किस चीज़ में प्रभाव कर सकती है, तो प्रभावी ढंग से वो बात नहीं कर पाते, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, समावेशन के संदर्भ में पाश्चर्य सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न हैं। तो देखिए समावेशन के संदर्भ में हम लोग क्या देखेंगे, देखते हैं, समावेशन के संदर्भ में जो सीखने की अपेक्षाएं, तो डैश किसके समान है और जबकि किसमें वे भिन्न है, तो आपको एग्जैक्टली ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन ए दिया संवर्धन और गतिवर्धन, ऑप्शन बी संशोधन समायोजन, ऑप्शन सी दिया है आपका गतिवर्धन संवर्धन और ऑप्शन डी दिया समायोजन व संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए समावेशन के संदर्भ में पाश्चर्य सीखने की अपेक्षा समायोजन में समान है जबकि संशोधन में वे भिन्न है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संरचनावाची सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो ऑप्शन ए दिया ज्ञान व्यक्तिपरक है, ऑप्शन बी दिया शिक्षार्थी और सामाजिक संदर्भ, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, ऑप्शन सी दिया प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित किया सकता नहीं, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को आंतरिक रूप से प्रेरित होने की आवश्यकता है, इसलिए ऑप्शन सी क्या देख गलत है, ऑप्शन सी क्या है, सिद्धांतकारों के अनुसार गलत है, ऑप्शन डी दिया ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। तो इस तरह से इसमें एक ही कथन गलत मिला, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए दिया शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, तो नहीं, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए कभी भी आंतरिक अभिप्रेरणा पूछा मतलब खुद को जिसमें आनंद मिला जो कार्य करने में, तो ऑप्शन बी दिया व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, तो इसमें क्या हो रहा है, खुद आनंद उसको मिल रहा है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। फिर सी दिया डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, तो ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी दिया पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, तो इस तरह से ऑप्शन बी जो दिया एक ऑप्शन बी क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, जिस कार्य को करने में खुद को आनंद मिला, चुनौती मिला, प्रेरणा स्वायत्तता तत्व शामिल होते हैं, उसमें क्या होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, जिन्हें करने में व्यक्ति को आनंद मिलता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखिए इसका कथन से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या कहेंगे, तो कथन दिया है शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जो शिक्षक हैं विद्यार्थियों में जो विशेष जातीय समूह के बारे में एक रूढ़िवादिता फैली है उन्हें तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो बिल्कुल सही कथन, बिल्कुल सही है, शिक्षकों को मेहनत करनी चाहिए। इसका तर्क क्या दिया है, शिक्षा का एक उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है, तो इसका कारण भी बिल्कुल सही दिया है, कारण क्या है, कथन के लिए सही है। शिक्षा का क्या एक उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि क्या है जो जातिवाद वाला रूढ़ है वो क्या हो जाए, खत्म हो सके। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महारत निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन में क्या अंतर है। जो महारत है और महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है, तो महारत लक्ष्य को इंग्लिश में आप लोग याद रखिएगा मास्टरी गोल्स, और प्रदर्शन लक्ष्य में परफॉर्मेंस लक्ष्य, तो इन दोनों से याद रखिएगा मास्टरी गोल्स और परफॉर्मेंस लक्ष्य में आप लोग को एक तरह से
अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। देखिए महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों को अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होता है, तो ये तो गलत है। फिर ऑप्शन बी दिया है, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो देखिए फिर ऑप्शन बी दिया, महारत लक्ष्य दूसरों को अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने के लिए केंद्रित होते हैं, तो नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया, महारत लक्ष्य दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए और एक निश्चित स्तर पर प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य खुद में कौशल और कार्य की सुधार करने में केंद्रित किया जाता है। तो देखिए महारत यानी कि जो आपके मास्टरी गोल्स हैं उसका प्रदर्शन का क्या अंतर है, तो महारत लक्ष्य अपने कौशल कार्य की समझ के सुधार पर केंद्रित होता है, ठीक है, अपने कौशल और कार्य की समझ को सुधारने में केंद्रित होता है। और प्रदर्शन लक्ष्य क्या होता है, उच्च ग्रेड करना है, उच्च ग्रेड प्राप्त करना है, क्लास में टॉप करना है, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। तो ये है इन दोनों में डिफरेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, भाई बहन के रिश्ते क्या होते हैं। भाई बहन के रिश्ते माता पिता और साथियों के संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या हुआ, जो भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं क्या करते हैं, बिल्कुल सही है, जो माता पिता के और साथियों के जो संबंध होते हैं उससे क्या होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के संबंध होते हैं। और बाल्यावस्था में क्या करते हैं, समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट है। फिर ऑप्शन बी दिया, माता पिता और साथियों के संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में सामाजिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बाल्यावस्था के सामाजिकरण महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते हैं, लेकिन माता पिता और साथियों के संबंधों के समान नहीं, असमान होते हैं। ऑप्शन बी गलत है। फिर सी दिया, केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। कि समाजीकरण में कोई भूमिका नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, भाई बहन के रिश्ते माता पिता और साथियों के रिश्तों से भिन्न होते हैं, बाल्यावस्था में समाजीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं तथा सकारात्मक नकारात्मक कभी कभी द्विपक्षीय गुणवत्ता की मजबूत अबाधित भावनाओं से परिभाषित होते हैं। भाई बहन के रिश्ते अक्सर बहुत ही घनिष्ठता होती है, जो भाई बहन के रिश्ते होते हैं बहुत एक दूसरे से घनिष्ठ होते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ बड़ी मात्रा में समय बिताते हैं, क्योंकि भाई बहन क्या करते हैं, अधिक से अधिक समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं, जिससे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से, और जाते समय जब आप किसी के साथ बिताएंगे तो जाहिर सी बात है अपने भाई बहन से अच्छा खुद को एक भाई अपनी बहन से अच्छा, और भाई अपनी बहन अपने भाई को दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझती है। और कहीं ना कहीं भाई बहन का जो रिश्ता होता है, कभी कभी भाई बहन क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेंगे कि मम्मी पापा को भी ये बात नहीं बतानी है, तो क्या हुआ, ऐसे ही डिफरेंट हो गया, तो माता पिता के रिश्तों की तरह नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखिए कथन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या दिया है। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद हैं। तो देखिए जब बच्चों का जब विकास होता है तो उनकी जो विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं वो हर समय डिफरेंट रहती है। आपके घर 4 बच्चे हैं, आपके 5 बच्चे हैं, आपके 6 बच्चे हैं, तो 6 का विकासात्मक दर क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं, तो कथन सही है। फिर इसका तर्क क्या दिया, विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिमाण, इसका कारण भी सही दिया, और एक कारण किससे रिलेटेड है, कथन से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। तो देखिए इसमें बताना है विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए उन्हें अनुकूल वातावरण, देखिए बच्चों को क्या कि अगर किसी बच्चे को शुरुआती वर्ष में भाषा सीखने के लिए क्या करते हैं, उनके अनुसार अनुकूल वातावरण नहीं देते, उन्हें वंचित रखते हैं, उन्हें बाद में जीवन की भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। बिल्कुल सही है कि जब बच्चे क्या होंगे, एक ऐसी अवस्था होती है शुरुआती वर्ष में जब बच्चे क्या रहते हैं, एक शब्द मतलब उनका एक शब्द सीखते हैं कि इतने वर्ड इतने टाइम में सीख जाते हैं, उनका एक शब्दकोश बन जाता है। तो अगर उस वर्ष उस अनुकूल वातावरण से उन्हें वंचित कर देंगे तो उन्हें बाद में जीवन की भाषा सुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या दिया है, भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवांशिकी पर निर्भर है, तो बिल्कुल गलत, पर्यावरण भी डिपेंड करता है। ऑप्शन बी दिया, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है।
ऑप्शन सी दिया विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित है, और ऑप्शन सी दिया डी दिया है भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो भाषा के जो शुरुआती वर्ष होते हैं, वो शुरुआती वर्ष क्या है, भाषा के विकास के लिए एक संवेदनशील काल है। और अगर उस संवेदनशील काल में कुछ भी आप लोग हस्तक्षेप करेंगे या फिर उनके अनुसार पर्यावरण नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, भाषा चुनने में उन्हें कठिनाई हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। ऐसे विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से ऑलरेडी जूझ रहे हैं उनको कैसे पढ़ना सिखाया जा सकता है, तो ऑप्शन ए दिया है उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो अगर विकर्षण में आप अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो इससे वो पढ़ना नहीं सीखेंगे, ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शन दे रहे हैं, तो ऑप्शन ए की जगह गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, तो इससे भी उन्हें नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, कभी भी सख्त दंड का उपयोग आप नहीं कर सकते। ऑप्शन डी दिया प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, क्या अगर फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग उन्हें दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उन्हें बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन डी इसे करेक्ट आंसर है, इसके माध्यम से उन्हें पढ़ना सिखाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोध आधारित शिक्षण का यानी कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, ऑप्शन ए दिया है शिक्षार्थियों, एक मिनट सॉरी इसके लिए, तो ऑप्शन ए दिया है शिक्षार्थियों की क्षमताएं व आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। शिक्षार्थी निष्क्रिय नहीं सक्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन सी दिया है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी है शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। कोई एक बच्चा है जो जटिल समस्याओं से जूझ रहा है, उसे समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए अगर आप एक टीचर हैं तो किस प्रकार मदद कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए दिया है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, तो ऑप्शन ए क्या है, सही है। ऑप्शन बी दिया उसे कहकर कि समस्या को सुलझाना छोड़ दे, तो कभी भी गिव अप करने के लिए नहीं करना है, गिव अप वर्ड नेगेटिव है, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी दिया उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने के लिए हतोत्साहित करना, ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी दिया है उसे उत्तर प्रदान करके, उसे उत्तर आप प्रदान नहीं कर सकते, इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट है। उसे कहेंगे कि तुम मंथन करो, अपने विचार उत्पन्न करने के लिए उसे प्रोत्साहित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है। तो अगर माध्यमिक कक्षा में आप एक अधिगम करा रहे हैं, अगर टीचर रह के सोचिए कि अगर माध्यमिक कक्षा में अधिगम दे रहा है तो उस कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया सजा और शर्मिंदगी के डर पर, बिल्कुल नहीं, सजा और शर्मिंदगी निगेटिव है। ऑप्शन बी दिया सहकारी अधिगम क्या पॉजिटिव है। ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा लोकाचार, प्रतिस्पर्धी आप बच्चों को नहीं बना सकते, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अनुबंधन और पुनर्बलन कंडीशनिंग क्या है, गलत है, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इस तरह से माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है, मतलब कि कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ले वाइगोस्की का मानना था कि, तो ले वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए दिया प्रकृति में असतत है। ऑप्शन बी दिया आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। ऑप्शन सी दिया सीधे परिपक्वता से परिणाम होता है, और ऑप्शन डी दिया सीधे सामाजिक संपर्क से परिणाम होता है। तो ले वाइगोस्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क से परिणाम से होता है, सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है विकास। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जहाँ भी सामाजिक सांस्कृतिक वर्ड आएगा और ले वाइगोस्की रहेंगे तो उसको टिक करिएगा, ऑप्शन उसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो पियाजे ने क्या किया था, पियाजे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए ले वाइगोस्की से रिलेटेड, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं।
ऑप्शन बी दिया उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन है। ऑप्शन सी है बच्चों को जेनेटिक कोड पर निर्भर करती है। और ऑप्शन डी दिया बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए जो पियाजे ने 4 अपने विभिन्न सिद्धांत या अवस्थाएं दी थी गुणात्मक रूप से, वो किस किस प्रकार से डिफरेंट है, तो वो है बच्चों के विकासात्मक सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। जीन पियाजे के जो 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं तो बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग याद रखिएगा जीन पियाजे का पूछता है क्रम वाइज उनकी 4 अवस्थाएं बताइए। तो याद करिएगा एसपीसीएफ एस कितने कब से कब तक होता है, तो 0 से 2 वर्ष। पी कब से कब तक रहता है, तो 2 से 7 वर्ष। सी कब से कब तक होता है, 7 से 11। और फिर आपका फॉर्मल आ गया, फॉर्मल कब से कब तक रहेगा, 11 से 15। इस तरह से एसपीसीएफ याद रखिएगा संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, उनके विकास के सिद्धांत की सीमा यानी कमी बताना है। तो ऑप्शन ए दिया संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं, तो ये सीमा तो नहीं है। ऑप्शन बी दिया संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हैं। फिर दिया है आपके वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखते, तो वो रखते हैं। ऑप्शन डी दिया है वह संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों को प्रभाव में नहीं रखते हैं, तो ऑप्शन डी दिया वो क्या जीन पियाजे क्या क्या सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, यही उनकी सीमा है। और संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों पर प्रभाव किसने रखा, तो लेवाइगोस्की ने रखा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उसने उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपने कक्षा में आमंत्रित करती है। प्रत्येक लता नाम की एक टीचर है जो अपनी कक्षा 7 की शिक्षिका है, वो क्षेत्रों में करियर मतलब कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उस पर चर्चा करने के लिए क्या करती है, एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपने कक्षा में आमंत्रित करती है कि वो आए और अपने करियर के बारे में चर्चा करके बच्चों को क्या करें, प्रोत्साहित करें। तो चलिए इसका तर्क दिया, तर्क क्या दिया, लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। देखिए जो लैंगिक जेंडर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं, क्या गलत है, वो समाज के माध्यम से ही अधिग्रहित है। ए तो सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। ए सही है, आर गलत है। और ये टीचर ऐसा क्यों करती है, क्योंकि वो क्या करने के लिए लैंगिक जो रूढ़िवादिता है लैंगिक वाला, उसे क्या करते कम करने के लिए बुलाती है। कि देखिए क्या कहा जाता है कि गणित केवल बच्चों लड़के पढ़ते हैं और गणित के प्रोफेसर नहीं लड़के बन सकते हैं और नर्स के काम केवल लड़कियां कर सकती हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई इसमें वो नहीं है कि गणित के प्रोफेसर लड़के ही बनेंगे, लड़कियां भी बन सकती हैं और लड़के भी नर्स बन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब। तो देखिए क्वेश्चन दिया, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन बी दिया है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन सी एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। और ऑप्शन डी दिया है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो क्या करते हैं अधिक, ऑप्शन ए जो दिया है इसमें क्या दिया, अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, सॉरी इसको गलत मैंने पढ़ा। तो प्रगतिशील कक्षा में अधिक प्रश्न नहीं पूछते, ऑप्शन ए की जगह गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया जो शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, हाँ शिक्षक से एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से ही प्रश्न पूछते हैं। तो बी सी डी देखिए किसमें दिया है, ऑप्शन सी दिया है, बी सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रगतिशील कक्षा में शिक्षा से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, एक दूसरे से भी प्रश्न पूछ सकते हैं और स्वयं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने की जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है। तो क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है, तो जेंडर भूमिकाएं कहा जाती है। क्या कहा जाता है, जेंडर भूमिकाएं अपेक्षाएं, और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जा सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसा आप सभी लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्वक विचार का समर्थन करता है। तो बुद्धि के संदर्भ में ऐसा कौन सा दृष्टिकोण है जो शिक्षार्थियों की विविधता होती है, मतलब डिफरेंस होता है, उसका सम्मानपूर्व विचार का समर्थन करता है। तो ऑप्शन ए दिया, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, तो ऑप्शन ए गलत है।
फिर ऑप्शन बी दिया बुद्धि अनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, अनुवांशिक कारकों से भी प्रभावित होती है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी दिया है बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि का परीक्षण ही एकमात्र साधन है, तो बुद्धि को मापने के लिए अनेक परीक्षण है, बुद्धिलब्धि बस नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी दिया है बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ जैसे जैसे परिश्रम करेंगे बुद्धि बदल भी सकती है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 दिया निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया, तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या की थी, सामान्य बुद्धि अवधारणा की आलोचना की थी और वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। इस तरह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, कहीं कहीं 7 प्रकार की भी रहती है। कौन कौन सी बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। तो इन सभी बुद्धियों से रिलेटेड कुछ क्वालिटी भी बताए थे। भाषाई बुद्धि में क्या हो जाएगा, भाषाई बुद्धि में शब्दों का ज्ञान आता है, संगीतिक बुद्धि में लय ताल का ज्ञान रहेगा, तार्किक बुद्धि में गणित से रिलेटेड जिन्हें तर्क वितर्क का ज्ञान रहेगा, स्थानिक बुद्धि में दिशा का ज्ञान रहेगा, शारीरिक गतिज बुद्धि में शरीर से रिलेटेड ज्ञान रहेगा, अंतःवैयक्तिक बुद्धि में खुद की भावनाओं खुद के क्वालिटी को पहचानने का ज्ञान रहेगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में दूसरों की भावनाओं संवेगों को पहचान लेंगे, प्रकृतिवादी बुद्धि में प्रकृति से रिलेटेड ज्ञान रहेगा। ये रहे हार्वर्ड गार्डनर के 8 प्रकार की बुद्धि जो उन्होंने बताए थे, कहीं कहीं 7 भी दिखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिरीन द्वारा की गई थी। तो कैरल गिरीन द्वारा क्या आलोचना की थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले साल पूछा था, तो देखिए क्या आलोचना हुआ था। तो ऑप्शन ए दिया नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। तो नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है उनके द्वारा आलोचना। ऑप्शन बी दिया है विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है, ऑप्शन सी भी देख लीजिए। तो ऑप्शन सी दिया नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है गिलिन के द्वारा। ऑप्शन डी दिया है वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। गिलिगन कोहलबर्ग के अनुसंधान सहायकों में से एक थे। गिलिगन कौन थे, कोहलबर्ग के अनुसंधान सहायकों में से एक थे। उनका मानना था कि कोहलबर्ग का सिद्धांत गिलिगन ने महसूस किया कि महिलाएं कोहलबर्ग द्वारा विकसित विकास की उन्हीं 3 चरणों से गुजरी, लेकिन नैतिक मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण होने के कारण महिलाएं नैतिक मुद्दों पर पुरुषों की तुलना में अलग अलग तरह से तर्क करती थी, परंतु पुरुषों की तुलना में महिलाएं के सोचने के तरीके अक्सर कम महत्व दिया जाता है। क्या उन्होंने कहा था, गिलिगन ने कहा था कि जो कोहलबर्ग का सिद्धांत दिया गया है विकास के 3 चरणों से ही गुजरती हैं, सेम 3 चरण से गुजरती हैं, लेकिन जब नैतिक मुद्दों पर बात आती है, नैतिक मुद्दों पर अपने विचार देने की बात आती है, तो पुरुषों की तुलना में अपने अलग विचार देती हैं, अलग तर्क देती हैं, और क्या किया जाता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं के विचारों को कम महत्व दिया जाता है। यही आलोचना किया था कैरल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। कोई शिक्षिका है जो विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, तो कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। तो ऑप्शन ए दिया विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, कभी भी उन्हें ग्रेड और फीडबैक नहीं देना, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इससे उनका अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकास नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी दिया विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें, अपनी प्रगति का क्या करें, मूल्यांकन करें, तो ऑप्शन बी इसका सही है। ऑप्शन सी दिया विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना, कभी भी याद नहीं करवाना है, ना ही उन्हें दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है, सॉरी थोड़ा थक गए, तो देखिए ऑप्शन डी दिया है विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश देना, कभी भी आप उसे निर्देश नहीं दे सकते, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। मैं 1-2 दिन के अंदर ही पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड डाल दूंगी, आप लोग उसे अच्छे से देख लीजिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि स्वयं क्या करें, अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का क्या करें, मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, सीडीपी का 29 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथन को पढ़ना, सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए अभी कथन क्या दिया है, पहले शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना
स्वयं की संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना। बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, शिक्षकों को, कि स्वयं की संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कह देना चाहिए। फिर इसका तर्क क्या दिया है, तर्क दिया है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जा सकता है। बिल्कुल सही। जबकि गैर उदाहरणों को भ्रमित करते हैं। नहीं, गैर उदाहरण विद्यार्थी को भ्रमित नहीं करते हैं, इसलिए कारण क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन जो एक कथन ए है वो सही है और आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लास्ट है क्वेश्चन, सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग थोड़े भी ध्यान से पढ़ के पॉजिटिव निगेटिव और ध्यान दे के अपने सोच और समझ को उस जगह पे खुद को रख के करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सीडीपी आराम से आप लोग 30 में 28-27 नंबर पा सकते हैं। और इसके बाद हम लोग मैथ और साइंस का वीडियो देखेंगे, तो मैथ और साइंस का क्लास इसी वीडियो में रहेगा, क्वेश्चन इसी वीडियो में रहेंगे। और इसके बाद आप लोग को जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। तो क्या अधिगम का जो सामान्य सिद्धांत है वो बताता है कि विद्यार्थी आप बहुत ही बेहतर रूप से सीखेंगे यदि शिक्षक। ऑप्शन ए दिया है, पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें फिर भौतिक रूप में आए। ऑप्शन बी दिया, पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता। तो आप उस पर चर्चा नहीं पहले कर सकते। अगर विद्यार्थी को पता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, तो उसके बारे में आप चर्चा कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया, पहले अवधारणाओं को संपूर्ण रूप से परिचय दें फिर उसकी बारीकियों को पढ़ाएं। पहले क्या करिए, जो अवधारणा आपको पढ़ाना है उस पर क्या करें कि संपूर्ण रूप से परिचय दें, उसके बारे में एक एक चीज़ बताएं, फिर उसमें जो बारीकियां हैं उस पर आए। तो ऑप्शन सी क्या है, सही है। ऑप्शन डी देखेंगे। ऑप्शन डी दिया, पहले तर्क के कारण संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। तो इस गलत है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग मैथ और साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले दिया मैथ पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। तो मैथ पैडागोजी के 15 क्वेश्चन रहेंगे या 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो मैथ पैडागोजी क्वेश्चन देख लेते, तो उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 31 दिया है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरणों पर चर्चा करती है। कोई शिक्षिका है जो अपने दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरणों की क्या करती है, चर्चा करती है। कई अन्य पटरियों को पार करते हुए एक रेल पटरी, दो से अधिक सड़कों को पार करते हुए सड़क, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के जेडाराज। तो क्या करिए, शिक्षिका दैनिक परिस्थितियों से अपने उदाहरण दे रही है कुछ अपने दैनिक जीवन में जो उसके साथ हुए थे। तो क्या करिए, जैसे कि कई पटरी को पार की और कई सड़कों को पार की। तो कैसी कई पटरी और कई सड़कें जैसे पार की, जैसे कि क्या है, क्या करें, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के एच और जेड। तो रेल की पटरी हो गई, सड़क हो गए, रेल की पटरी हो गई, सड़क हो गए, इन्हें पार करके मान लीजिए स्कूल आती है। तो क्या इसके तो इस अर्थ के द्वारा क्या क्या परिचय दे रही, किसका परिचय दे रही है इनके द्वारा। तो ऑप्शन ए दिया रेखाखंड, ऑप्शन बी दिया तिर्यक छेदी रेखा, ऑप्शन सी दिया समांतर रेखा और ऑप्शन डी दिया समकोण। तो देखिए एच बनाइए, एच में क्या है, समांतर रेखा है, समांतर रेखा के बीच की दूरी क्या रहती है, समान रहती है सदैव। इस तरह से ऑप्शन सी, तो जो पॉइंट सी है क्या है, सही है। फिर देखिए क्या कह रहा है इसमें कि तिर्यक जेड दिया, तिर्यक छेदी रेखा इसमें दिया, तिर्यक छेदी रेखा दिया है ना। तो तिर्यक छेदी जो रेखा रहती क्या करती हैं, काट समांतर रेखा पर काटती हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी क्या है, एच और जेड के द्वारा क्या बताना चाह रही है, तिर्यक छेदी रेखा और समांतर रेखा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है, ऑप्शन ए दिया, अधिगम में रह गई कमियों को ज्ञात कर केवल उन्हीं को संबोधित करना। केवल कमी जो है उन्हीं को केवल संबोधित नहीं करना है। केवल क्या है, केवल क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अल्प प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पहचान कर उन्हें कक्षा की अग्रिम पंक्ति में बैठाना। तो ऑप्शन बी भी क्या गलत हो जाएगा।
ऑप्शन सी दिया है, एक जैसे उपागम द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाना। कभी भी एक जैसे उपागम से नहीं पढ़ाना, अलग अलग अप्रोच से पढ़ाने, अलग अलग अप्रोच, अलग अलग माध्यम से पढ़ाना। ऑप्शन डी दिया, अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तो बिल्कुल सही, जो अधिगमकर्ता है उनके अंदर जो विद्यमान प्रतिमाएं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें विकास करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। गणित पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि यही रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में क्या सही है। तो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रेसिव एवोल्यूशन में से क्या सही है, सीसीई के लिए क्या सही है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक महसूस करते हैं कि उनमें हर एक बच्चे को अधिगम का आकलन करने के प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। तो ऑप्शन बी गलत है, कभी भी गृह कार्य नहीं देना। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन केवल केवल क्या हो जाएगा, केवल अंकों के ग्रेड में परिवर्तन करे कारण ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में जांच परीक्षण अधिक और शिक्षण कम है। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। देखिए निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के बारे में कुछ देख लीजिए। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन सीसीई के संदर्भ में यह कथन सही है कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। अतः सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। इस मूल्यांकन में वैचारिक प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है तथा स्मृति पर जोर नहीं दिया जाता है। इस शिक्षण के साथ साथ ही बालक का परीक्षण किया जाता है, शिक्षण भी किया जाता है और बालक का परीक्षण भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यकता विशेषताएं हैं। तो देखिए गणित की एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यक विशेषताएं। तो ऑप्शन ए दिया है, ए यह अंशदायी उप अवधारणाओं का उपयोग करके एक अवधारणा के वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। तो ऑप्शन बी देखिए क्या दिया है, ये संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक, हाँ बिल्कुल, मानचित्र संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक और दर्शाते हैं कि कौन अवधारणा किसके लिए पूर्व अपेक्षित है। बी भी सही। ऑप्शन सी दिया है, एक विशिष्ट अवधारणा के सीखने में रह गई कमी को पहचानने के लिए इनका उपयोग नैदानिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन सी क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर डी दिया, इन्हें बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, तो ऑप्शन डी भी गलत है। ए और बी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ए और बी किस में दिया है, डी में। ऑप्शन डी में ए और बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो गणित की प्रकृति के बारे में जो सही नहीं है उसके बारे में आप लोग बताएंगे। तो स्कूल स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति की आवश्यकता होती है, आवश्यक होती है। फिर देखिए आपका सेकंड दिया है, गणित में प्राथमिक अवधारणाएं प्रकृति में अमूर्त होती हैं। तो गणित में जो प्राथमिक अवधारणा होती है प्रकृति में कैसी होती है, अमूर्त होती है, ठीक है। गणित में क्या दिया, गणित में निगमनात्मक विवेचन पर आधारित होता है, तो ये भी सही दिया है। फिर आपका दिया है ऑप्शन डी क्या दिया है, गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित है जो बच्चे उसी उम्र में सीखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया गणित की प्रकृति के बारे में क्या है, गलत है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए दिया, इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो यह दिखाने समझाने का इरादा रखता है कि गणितीय परिणाम सत्य क्यों हैं। तो ऑप्शन बी दिया है, यह अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह गणित में हम मददगार होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे उपयुक्त कथन आपको बताने हैं। तो ऑप्शन सी दिया है, गणित शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा होता है। सी क्या है, सही लग रहा है, गणित में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा हो सकता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखिए क्या दिया, प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह कम उपयोगी है क्योंकि इसका मूल्यांकन कठिन होगा। तो ऑप्शन डी क्या है, गलत होता है। ए और सी सही है। तो ए और सी में देखिए कहाँ दिया है, ए और सी ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्य पुस्तक से संबंध में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया, गणित की पाठ्य पुस्तक के उदाहरण विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया, एक गणित की पाठ्य पुस्तक केवल हल किए हुए उदाहरण होने चाहिए, तो ये तो गलत लग रहा है। फिर ऑप्शन सी देखिए, गणित की पाठ्य पुस्तक बहुत मोटी या भारी नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी भी सही दिया है।
ऑप्शन डी थे अब विद्यार्थियों के अभ्यास देने के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक विभिन्न प्रश्नावली होनी चाहिए। तो B, C, D क्या है सही है, लेकिन जो बी दिया है गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल हल किए हुए उदाहरण होने चाहिए। अगर आप उन्हें प्रश्नावली नहीं देंगे तो उनका प्रैक्टिस नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा गणित की पुस्तक के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित में एक कंजेक्चर जो होता है, कंजेक्चर क्या किसका काम करता है, तो ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये गणितीय समझ की विकसित करने में मदद नहीं करता, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी दिया यह प्रज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो सिद्ध हो चुका है, ऑप्शन सी दिया है केवल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी दिया है एक प्रज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के अस्थायी आधार पर सत्य मान। कंजेक्चर गणित के लिए एक ऐसा है जो क्या है उसे सिद्ध नहीं है, वो क्या के बिना प्रमाण के आधार पर उसे सत्य मान लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंजेक्चर को आप लोग सिद्ध नहीं कर सकते। सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, कथन 6 के गुणज से एक कम या एक अधिक अभाज्य संख्याएं डैश का एक का उदाहरण है, तो इसका क्या किसका ये उदाहरण है, तो ऑप्शन ए दिया है सामान्यीकरण, ऑप्शन बी दिया प्रमेय, ऑप्शन सी दिया कंजेक्चर और ऑप्शन डी दिया अभिग्रहित। तो किसका उदाहरण है, 6 के गुणज एक से कम या एक से अधिक अभाज्य संख्याएं हैं, तो एक कंजेक्चर का उदाहरण है, इसे क्या सिद्ध नहीं है, इसे अस्थायी रूप से सिद्ध मान लिया गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 40, गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की समझ निम्नलिखित समस्याएं रखती है, क्या क्या समस्या रखती है, सिमरत 3 महीने से किराए के रूप में 6,000 देती है, यदि हर महीने का किराया समान रहे तो पूरे वर्ष के लिए उसे कितना किराया दे। एक किससे संबंधित है, दैनिक जीवन से संबंधित है, और क्या है एक प्रश्न है, तो ऑप्शन बी देखिए 12.503 दर्जन केले की कीमत है 45 रुपये, परिकलन कीजिए कि 12.50 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं, तो ये भी दैनिक जीवन से संबंधित है, ऑप्शन सी देखिए क्या दिया, जोई और जैनी स्कूल जा रहे हैं, जोई जीने से पहले चलना शुरू करता है, जब जोई तीसरे ब्लॉक पर था तब जैनी पहले ब्लॉक पर थी, यदि दोनों की चलने की गति बराबर हो तो जब जोई 9वें ब्लॉक पर होगा तब जैनी कहाँ होगी। तो देखिए इसका आगे का क्वेश्चन देखिए, दिया है केवल ए एकात्मक विधि पर आधारित है, नहीं ए और बी दोनों था, ऑप्शन बी दिया है बी और सी एकात्मक विधि पर आधारित है, तो जो सी दिया है एकात्मक विधि पर आधारित नहीं था, तो ऑप्शन सी दिया ए और सी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं हैं, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी ए और बी एकात्मक विधि पर आधारित आधारिक जीवन की समस्या दैनिक जीवन की समस्या, तो ऑप्शन डी सही है एकात्मक विधि पर आधारित समस्या। एकात्मक विधि क्या होता है, एकात्मक विधि में हम पहले किसी समस्या की एक इकाई का मूल्य ज्ञात कर लेंगे और इसी मूल्य का उपयोग दूसरी इकाई का मूल्य ज्ञात करने के लिए करेंगे, इस तरह से ए और बी क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे और दैनिक जीवन से रिलेटेड थे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और किसी आयत की भुजा दी गई है तो क्या करेंगे उनकी दोनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए आयत क्या किया है गुणा कर लिया है यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, तो दोनों भुजाओं का क्या किया गया है गुणा कर दिया गया और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 22/7 दिया है, अब इसमें क्या किया है पक्षांतर कर लिया है, तो आर स्क्वायर को ला लिया इधर और फिर 176 इंटू 56 इंटू पाई का मान क्या होता है 7/22 होता है, तो गुणे 7 और 22 क्या गया इसके नीचे आ गया है बटे के नीचे आ गया, इस तरह से आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि कितनी होती है तो 2 पाई आर होती है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, आर का मान कितना लाया है 56 सेंटीमीटर लाए आर का मान, तो 2 इंटू 22/7 कर देंगे गुणे 56 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से मान कितना आ जाएगा 352 सेंटीमीटर, देखिए इसका करेक्ट आंसर दिया होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस तरह से इस सवाल लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विमाओं 40 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू x सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ, देखिए क्या दिया था क्वेश्चन, विमाओं 40 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू x सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को
20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से पेंट करने की लागत अगर 1032 रुपये है तो एक्स का मान ज्ञात करना। तो एक्स का मान ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर किसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, 2 × LB प्लस BH प्लस LH कर देंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो ठोसी पृष्ठ का घन क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 2LB प्लस BH प्लस HL दिया है। अब हम लोग इसी फॉर्मूले के अनुसार फिट करेंगे। तो देखिए 2 × 40 कितना, L का मान 40 है और 36 किसका मान है, तो B का मान 36 है। फिर B का मान 36 है तो B की जगह रख देंगे और 40 का मान 40 है। फिर H का मान कितना दिया है, H का मान, सॉरी एक मिनट देखिए फिर से देखिए, तो L का मान कितना दिया था 40 सेंटीमीटर, B का मान आपका 36 सेंटीमीटर, B का मान कितना दिया 36 सेंटीमीटर, H का मान कितना दिया था X दिया था, तो X से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 36X। फिर H का मान कितना दिया था, तो X दिया था, L का मान 40, तो इस तरह से जब X में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40X हो जाएगा। और कितना रुपए बोला था कि 20/100 इसका दिया है मान, तो उसको जब कितना फिर कितना पैसा हो जाता है, तो 1032 रुपया। तो इसको लिख देंगे, एक समीकरण बना लेंगे। फिर इसके भी क्या क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे सबका, और 20/5 क्या करेंगे, 20x कट जाएगा, 20×5 = 100 होता है, तो 1/5 आ गया, और इसको क्या करेंगे यहीं पे उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, फिर 2880 प्लस 152 हो जाएगा, जब 2 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे, और फिर इसको इस साइड ला देंगे, और जब इसको इस साइड लाएंगे तो बटे हट जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम लोग 152x को इसको पक्षांतर कर देंगे, और फिर हम लोग जब 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 1032 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, उसमें मल्टीप्लाई करने पर आपका 51,060 हो जाएगा, जब उसका उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से 152x बराबर 51,160 माइनस 2,880, जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो इसमें से माइनस करने पर आपको बच जाएगा 2,280। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2,280/152, और जब इनको कट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है, PQRS एक चतुर्भुज है। PQRS क्या है, एक चतुर्भुज है। PQ बराबर कितना है, PQRS एक चतुर्भुज है, तो PQ बराबर PS, PQ बराबर क्या है, चलिए नीचे फिगर दिया है तो अच्छे से बना कर देख लेते हैं। देखिए फिगर दिया है PQRS, तो PQ देखिए इसमें क्या है, चतुर्भुज, चारों भुजाएं एक दूसरे से बराबर हैं, और इसमें क्या क्वेश्चन और क्या कह रहा है कि PQ बराबर PS, तो PQ बराबर किसके बराबर है, PS के बराबर है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, इस चतुर्भुज के RQ बराबर RS, अगर RQ बराबर RS दिया है। ठीक है, इस तरह से चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, एक दूसरे से बराबर है। इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इस बारे में बताएंगे, इसके विकर्ण बराबर है, इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे, बराबर है। ऑप्शन बी दिया, इसके विकर्ण परस्पर लंब है। हाँ, तो इसके विकर्ण क्या है, परस्पर लंब है। देखिए इसके विकर्ण क्या है, एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करते हैं, और ऑप्शन डी इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके विकर्ण क्या है, परस्पर लंब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक क्या है, एक समचतुर्भुज है, जिसमें कोण ADB क्या है, 25 अंश है। ADB बराबर 25 अंश, तब 2 कोण BAD माइनस ABC का मान ज्ञात करना है। तो दूर देखिए, कोण ABD किसके बराबर है, कोण ADB किसके बराबर है, कोण BDC के बराबर हो जाएगा। और कोण ADB बराबर अगर कोण BDC है तो ADB का मान कितना था, 25 सेंटीमीटर, तो इसका कोण BDC का मान क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए कोण ADC अगर बराबर है किसके, कोण ADB प्लस कोण BDC, तो अगर कोण ADB और कोण BDC यानी 25 सेंटीमीटर, जब 25 सेंटीमीटर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण ADC बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके आगे चलिए लगाते हैं क्वेश्चन।
तो कोण डी सी ए डी सी बराबर किसके हो जाएगा, कोण ए बी सी के बराबर है, क्योंकि जो सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कोण ए बी सी कितना निकाले हम लोग, 50 सेंटीमीटर। इस तरह से समीकरण 1 इसको मान लेंगे। कोण बी ए डी प्लस कोण ए डी सी कितना हो जाएगा, तब 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि जो सम चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। अब कोण बी ए डी प्लस 50 अंश अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, कोण बी ए डी का मान तो 180 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो कोण बी ए डी बराबर कितना हो जाएगा, तो जब 180 में से 150 को क्या करेंगे, 180 अंश में से 50 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण बी ए डी का मान निकल जाएगा 130। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, तो 2 कोण बी ए डी की माइनस ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो 2 इंटू बी ए डी का मान कितना निकला, 130 अंश निकला, और कोण बी ए बी सी का मान 50 सेंटीमीटर निकला। तो एक समीकरण 1 और 2 से देख लीजिए। तो देखिए 2 में जब 130 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 260, और फिर 50 को उसमें माइनस करेंगे 210, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 45 है, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक माध्यिका और परिसर का माध्य क्या होगा। तो देखिए अगर आप लोग को किसी का बहुलक ज्ञात करना है तो क्या हो जाता है, तो जिसकी जिसकी ज्यादा जिस संख्या के ज्यादा बार बारंबारता हो क्या होता है, वही उसका बहुलक होता है। और परिसर कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो सबसे अधिक संख्या माइनस सबसे कम संख्या, जो सबसे अधिक होती है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या को उसमें से माइनस कर देंगे तो परिसर निकल जाएगा। और किसी भी संख्या का माध्यिका ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, देखिए अगर हम लोग इस अंक को क्या करते हैं और आरोही क्रम में लिखते हैं तो क्या होती है, 12 संख्या दी गई है। अब दो दो का जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा दो जोड़ा, एक जोड़ा, फिर दूसरा जोड़ा बन गया, फिर इसका जोड़ा बन गया और इसका। तो क्या हुआ, इन सब का एक जोड़ा बन गया, कोई संख्या बीच में नहीं बची। तो 11 और 13 लास्ट का बीच का लीजिए, और क्या करेंगे 11 और 13 अगर लेते हैं तो 11 और 13 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 11 और 13 को जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो 11 13 कितना हो जाएगा, तो 3 1 4 और 1 1 2, 24/2, तो 12 दूनी 24, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको रूल पे रख के भी लगा सकते हैं आप लोग इस तरह से, लेकिन अगर एक इजी ट्रिक कम टाइम में लगाना तो 12 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए संख्या इतनी 12 संख्या दी गई, अगर ये संख्या 13 होती तो जोड़ा बनाने पे क्या होता, जोड़ा बना लेते आप लोग, लास्ट में कौन सी संख्या बचती, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक इधर, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक इधर, बचा 11, 11/2 कर देंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही इसका माध्यिका हो जाएगा। परिसर ज्ञात करना है तो परिसर ज्ञात करने के लिए अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, जो आंसर आएगा वो परिसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यदि x बराबर √198 इंटू √550 है और y का मान यदि आपका दिया इतना, तो 1x + 1/i बराबर कितना होगा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग x का मान ज्ञात करके, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कैसे करेंगे, तो 198 गुणे 550 दिया है तो एक रूट में कर लेंगे, तो 198 इंटू 550 करने पर आप लोग का मान इतना आ जाएगा। फिर हम लोग इस रूट को अगर हटाते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 330 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 330 हो गया इसका x बराबर। फिर y का मान ज्ञात करना है तो y का क्या करेंगे, इसमें भी 99 का और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर आपका 35 93 7 आ जाएगा। और फिर जब इसका 3 यहाँ पर दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, y बराबर 33 हो जाएगा। अब x का और y का मान पुट कर देंगे, y मान पुट करने पर आपके 0.03 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, p का मान कितना दिया है, 12.34 गुणे 10⁻10, और फिर माइनस दिया है -5.67 गुणे 10⁻9। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो 10⁻9 घात दिया है तो एक जीरो अगर इधर बढ़ा देंगे तो 10/10 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे सवाल, यहाँ पे क्वेश्चन लगा है, ये आपका क्वेश्चन दिया है और जीरो यहाँ पे 10 के, यहाँ पे अगर 10⁻10 है तो यहाँ इस साइड भी 10⁻10 कर लेंगे। तो अगर हम लोग 5 के आगे 0.10 बढ़ा देते हैं तो 10⁻10 हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आपका 12.34 हो गया, क्वेश्चन खोल देंगे आप लोग के। क्वेश्चन खोलने के बाद इन सब का इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों के लिए एक बार लिख देंगे। तो इस तरह से 10⁻10 हो गया। और चूंकि 1 हम लोग क्या किए, 1 अगर हम लोग इधर बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10⁻11 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया किस संख्या में अगर 1 - 1/4 और घात -1 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल -7/4 -1 का व्युत्क्रम हो जाए, ऐसी कौन सी संख्या है? तो मान लीजिए संख्या क्या है? x है, तो x में क्या किया जाए? उसका गुणा कर दिया जाए। और कितना आ रहा है? -7/4 आ रहा है। तो एक का घात रखने का तो क्या है, इसको हटा देंगे। इसको हटाने पे एक्स गुणे क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। जब इसका माइनस किस पर जाएगा? 4 पर जाएगा। 7 - 4 हो जाएगा। एक्स बराबर -7 बटे -7 गुणे -7/-4 गुणे 4, तो एक्स बराबर 7/16 आ जाएगा। एक किसका व्युत्क्रम है? तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा -7/4 का, इसलिए किसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 7/16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि 31 36 32 बराबर p² q² r4 है तो p q r का भाज्य संख्या है, तो p + q - 2r का मान ज्ञात करिए। तो देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग लॉसा ले लेंगे। लॉसा लेने पे क्या होगा? लॉसा लेंगे तो इसका लॉसा देखिए लिया गया है। लॉसा लेने पर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 कितने बार आया है? 5 बार आया। 3 कितने बार? 4 बार। 11 कितने बार? 2 बार। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा था? p² गुणे q5 अधिक, तो कितने बार? 2 कितने बार आया? 5 बार आया। तो q बराबर 2 कर दीजिए। फिर आपके p कितने बार आया है? 11। p बराबर 11 कर दीजिए। और r 2 बार कितने, 3 कितने बार आया? 4 बराबर आया। तो q बराबर 4 कर दीजिए। तब उसके रूप में लिख लेने पर क्या हुआ है? 11² गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3/4 किसके रूप में? p² इंटू q5 इंटू r4 पे हुआ है। अब क्या करेंगे? तुलना कर लेंगे। ठीक है, तुलना करने पर अब हम लोग इसके वैल्यू पुट करेंगे, p का q का और 2r का। तो वैल्यू पुट करने पे 7 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुनीता द्वारा प्री बोर्ड में प्राप्तांक दिए गए अंक हैं। तो सुनीता द्वारा इस चार्ट पे दिया गया है इतने अंक उसने प्राप्त किए हैं। तो देखिए इसका क्या करना है, यदि उपयुक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाए तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा? तो इसके त्रिज्यखंड का कोण आएगा आपका 86.4 अंश। सबसे पहले सारा जोड़ लीजिए, तो 400 इसका आ जाएगा सब जोड़ने पर। देखिए 400 जोड़ लिया गया। सुनीता गणित में इतना अंक प्राप्त की। अब सुनीता द्वारा दर्शाने वाले अंक हो जाएंगे, तो देखिए 96/100 इंटू 36 डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना कोण, त्रिज्यखंड कोण कितना बनेगा? तो 86.4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और इसका आयतन कितना है? 4620 सेंटीमीटर। बेलन का एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या रूल है? πr²h इसका बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करने का रूल है। तो देखिए बेलन की लंबाई कितनी दी है? तो 120 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 120 सेंटीमीटर। तो देखिए बेलन का आयतन दिया है ऑलरेडी, तो 4620 हो जाएगा, बट बराबर पाई का मान 22/7 होता है। आर का वैल्यू निकालना है, तो और एच कितना दिया है आपका? 120 सेंटीमीटर लंबाई। अब हम लोग क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे, आर इधर आ जाएगा। तो अब इसके बाद जब पक्षांतर करती है तो देखिए 7 × 7 2 × 2 कर देंगे। अब आर कितना आ जाएगा? 7/2 हो जाएगा। इस तरह से इसका वैल्यू हो गया 7/2 आर बराबर। अब वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे? 2πr/h वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। सबका वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने पर 2640 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि एफ बी ई क्रमशः किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलक शीर्ष और किनारों की संख्या है तो कौन सा कथन सत्य है? त्रिभुजाकार फलक की संख्या ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इसका इक्वल आया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब इसमें हम लोग इस सबका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और जिसमें इसका मान बराबर आ जाए वही क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? यदि रेखा ए बी कर एक बिंदु पी स्थित है तथा पी क्यू एक किरण इस प्रकार जिसपे कोण पी क्यू ए 7x और कोण पी क्यू पी बी 5x है, तब 8x - 10 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बना लिए हैं। तो एक पी बी है रेखाखंड है, इस पे क्यू का मान कितना है? 5x और ए पी क्यू का मान है 7x। ठीक है, एक फिगर बना लिए। तो सरल रेखा का आंतरिक कोण का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। तो 7x अगर 5x में ऐड करते हैं तो कितना? 180 अंश हो जाएगा। 7 5 ऐड करने पर 12x बराबर 180, तो x बराबर 180/12, और इसका जो काटेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 15 हो जाएगा। अब उसका वैल्यू पुट करेंगे जो 8x - 10 में, तो क्या हो जाएगा? 8
गुणे 15, एक्स बराबर क्या है 15 है, 15 रख देंगे एक्स की जगह -10। तो इस तरह से इसका आंसर 110 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एस एक बिंदु इस प्रकार स्थित है, जैसे कि आर एस बराबर है किसके, पी एस के बराबर है, और पी एस किसके बराबर है, क्यू एस के बराबर है। यदि कोण पी क्यू आर, यदि कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर 15 अंश है, 15 अंश है, तो 2 पी कोण पी क्यू आर माइनस पी आर क्यू का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम लोग फिगर बना लीजिए। अब देखिए पी एस बराबर आर एस ऑलरेडी दिया है कि पी एस किसके बराबर है, आर एस के बराबर है, ठीक है। तो आर पी एस जो है, आर पी एस जो है, आर पी एस किसके बराबर हो जाएगा, पी आर एस के, जो कि क्या दिया है 15 डिग्री सेल्सियस दिया है। और तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो कोण पी सी आर निकल जाएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब त्रिभुज आर एस क्यू में क्या करेंगे, आर एस क्यू जो कि 180 अंश त्रिभुज के कोणों का योग होता है, इसमें से 150 अंश क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो मान निकल जाएगा क्या, 30 अंश। अब आर एस किसके बराबर दिया था, क्यू एस के बराबर दिया था, तो एस की आर क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एस क्यू आर के, मान लीजिए एक्स बराबर एक्स हो गया, ठीक है। तो x प्लस एक्स प्लस 30 करते हैं तो 180 अंश आता है, तो 2x बराबर 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x बराबर 150, 180 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और x प्लस एक्स बराबर 2x। तो x बराबर 150 बट्टे अगर 2 करते हैं तो क्या जाएगा 75 अंश, तो x बराबर 150 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, कोण पी क्यू आर का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे 15 प्लस 75 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से कोण पी क्यू आर कितना, कोण पी क्यू आर का मान 90 अंश हो जाएगा। अब कोण पी क्यू आर बराबर कितना है, 75 अंश है, तो 2 कोण पी क्यू आर में और माइनस पी क्यू आर में वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर 60 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक दुकानदार वस्तु ए को 384 में बेचता है तथा 20% की हानि होती है। जब वह वस्तु बी को 400 में बेचता है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि दोनों वस्तुओं को मिलाकर 852 रुपये बेचे तो उसका हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 384 गुणे 100 में 100 माइनस 20 का हानि हुआ तो 20 रुपये निकाल देंगे। तो इस तरह से क्रय मूल्य कितना हुआ, 480 रुपये इसका ज्ञात हो गया। अब इसी तरह वस्तु बी का क्रय मूल्य 320 रुपये ज्ञात कर लेंगे। अब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर मिल गया, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य मिल गया तो इसका क्या करेंगे, तो अब ए और बी दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात, ए का क्रय मूल्य और बी का क्रय मूल्य मिल गया, दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 800 इसका दोनों वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। और इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो 852 दिया है इसका विक्रय मूल्य क्वेश्चन में ही। और लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे, और फिर 800 आप क्रय मूल्य से उस पर भाग दे देंगे, ठीक है, गुणे 100 कर देंगे। तो देखिए इस तरह से इसका आंसर क्या आया, 52/8, और इसका जब प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो 6.5 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो 6.5% का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 रुपये की एक राशि निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 1/1 वर्ष में यदि 15,972 हो जाती है, तब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है और राशि उतने में समय में ही उसी ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होती। देखिए इसका मिश्र धन बराबर कितना होता है, मिश्र धन बराबर मूल धन 1 प्लस दर बट्टे समय। तो दर कितना दिया है, 1.5 वर्ष दिया है, तो यानी कि 3 छमाही, ठीक है। अब हम लोग सबका वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए। सबका वैल्यू पुट करने पर कितना आपका आर बराबर 20% आ जाता है दर, ठीक है। तो अब उसी ब्याज का क्या करेंगे, यदि वार्षिक संयोजित की जाए तो फिर उसी फॉर्मूले पे सबका वैल्यू पुट करेंगे और फिर कितना आ जाएगा 15,840 रुपये इसका मिश्र धन आ जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 5x² माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy बराबर xa प्लस bx प्लस 2y है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो 5x यहाँ से देख लीजिए, जो 5x प्लस 8y माइनस 20x प्लस 2y है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है।
इसका पक्षांतर करेंगे तो एक्स वाले को एक्स के पास, वाई वाले को वाई के पास कर देंगे। तो 5x² माइनस 20x, तो यहाँ से देखिए 5x माइनस 20x पक्षांतर कर दिया गया है। और इसमें से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 5। 5 में 4 बार गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इस तरह से 5x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 हो गया। फिर यहाँ पे किसका कॉमन ले सकते हैं, 2y का कॉमन ले सकते हैं। x इसमें है नहीं तो x का कॉमन नहीं लेंगे, 2y माइनस x माइनस 4 हो जाएगा। और इसको सेम से टू सेम उतार देंगे। दोनों पक्षों का तुलना करेंगे तो देखिए x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका गुणे हो जाएगा x माइनस 4, तो 5x प्लस 2y। अब इसका तुलना किससे करना है आपको, इसका तुलना x a प्लस बी एक्स प्लस 2y से करना है। तो एक x माइनस 4 है तो किस x माइनस 4 किसके बराबर तो आ जाएगा, तुलना करने पर x प्लस a के बराबर आ जाएगा। इस तरह से x की जगह क्या है, x की जगह आपका -4 इसका आंसर, a की जगह क्या है, a की जगह आपका -4 इसका आंसर हो जाएगा, a बराबर -4। इसी तरह से 5x प्लस 2y का तुलना बी एक्स प्लस 2y से करेंगे। तो यहाँ पे आपका b की जगह क्या है, b की जगह आपका 5 है, b की जगह 5 है, तो b बराबर 5। अब क्या करेंगे हम लोग, a माइनस बी का मान पूछा है, तो -4 माइनस 5 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 4 5 मिलके 9 हो जाता है। इस तरह से -9 इसका आंसर आ जाएगा। आशा आप लोग को पसंद आ रहा होगा। थोड़ा मैथ इस तरह से पढ़ाने में डिफिकल्टी होती है, कॉपी पेन पर पढ़ाओ सही रहता है। चलिए यदि a बराबर कितना दिया है, x² ब्रैकेट में 1 माइनस 3y²। अब b बराबर दिया है x है ब्रैकेट में xy² माइनस 2x। और c का कितना दिया है, c बराबर 3y ब्रैकेट में y माइनस 4x² y। तो a प्लस बी माइनस सी बराबर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर है। तो 5p प्लस क्यू आर का मान क्या होगा, ठीक है। अब हमें उसी मेथड का यूज करना है जिस इससे पहले। तो तीनों का वैल्यू देखिए लिख लिया गया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस माइनस सी, तीनों का माइनस बराबर इतना। तो a का वैल्यू पुट करेंगे, b का और c का जो वैल्यू दिया पुट कर लेंगे। वैल्यू यहाँ पुट कर लिया गया है। वैल्यू पुट करने के बाद देखिए क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है, x² का जो है x² का 1 मल्टीप्लाई किया गया। फिर 3y² में तो क्या हुआ, x² माइनस 3x² y² हुआ। फिर x² का इसमें गुणा किया गया तो क्या हुआ, x² y² इस x का 2x में गुणा किया गया तो 2x² हो गया। फिर 3y का 3y² में गुणा करके और इसमें भी गुणा किया गया तो 12x² y² है। इसको सेम ऐसे ही रिपीट कर लेंगे, ठीक है। अब इस तरह से फिर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, 2x² में से जब x² को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -x² बचेगा, ठीक है। इसमें से 2x² माइनस x² करेंगे तो माइनस बचेगा। और यहाँ क्या आपका रह गया, अब हम लोग क्या करेंगे, 12x² y² में से किसको माइनस करेंगे, -3x² को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9x² y²। अब 9x² y² में जब x² y² को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x² y²। फिर माइनस हो गया, 3y² को रिपीट कर देंगे। इस तरह से इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट फिर दोनों पक्षों का तुलना कर दिया गया है और यहाँ पे इसका आंसर 8 आया है, तो 8 इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 2, 3 और 11 से विभाज्य है। तो 2, 3 और 11 का अगर आप लॉसो लेंगे तो 66 आएगा। 66 से सब में भाग दे देंगे, सब में भाग देने पे जो अच्छी तरह से कट जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन समीकरण x+1 माइनस समीकरण कोष्टक में x+1 माइनस कोष्टक में 2x+4 फिर आपका बटे 3 माइनस 5x बराबर 1/23 का हल निम्नलिखित समीकरण का भी हल है। तो देखिए इसको सॉल्व करने पे जो हल है, जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा, इनमें से किसी एक समीकरण का भी वही हल है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने कैसे करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 23 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 23 हो गया x+1। तो देखिए 4 में से किसको माइनस कर देंगे, 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 2 और 1 क्या हो जाएगा, मिलके 3 हो जाएगा। तो -x - 3 हो गया बराबर 3 - 5x।
इस तरह से आपको -3x और 3 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसका भी, तो 23 का x और 3 मल्टीप्लाई करने पर -23x -69 बराबर 3x -5 हो जाएगा। 23x हो गया आपका -5x -4 x बराबर -4 इसका आंसर आ जाएगा। अब -4 जिसका आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पर वही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या दिया है, तो ऑप्शन सी जो है इसको सॉल्व करेंगे तो -4 इसका आंसर आएगा, तो वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कथन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ से आपके साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। साइंस पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और साइंस से क्वेश्चन रहेंगे। तो अमाशय क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। तो बिल्कुल सही। पाचक रसों की क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो देखिए भोजन का पाचन करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो कथन दिया वो भी सही है और तर्क भी सही है और इसके लिए तर्क सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या अर्थ है, देखिए नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण, मृदा में उपस्थित जीवाणु द्वारा अमोनिया के नाइट्रेट में रूपांतरण, फिर दिया मृत जैव पदार्थ में उपस्थित विद्यमान नाइट्रोजन का आपस मृदा में अभिमुक्त वापस छोड़ना, और ऑप्शन डी दिया जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोगालय प्रयोज्य के रूप में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए नाइट्रोजन यौगिकीकरण का शब्द का अर्थ है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोगालय प्रयोज्य रूप में परिवर्तन। इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल की नाइट्रोजन को अमोनिया या अन्य लाभदायक अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय पदार्थ है जो नए पदार्थ यौगिकों के निर्माण के लिए अन्य रसायनों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करते। किंतु यौगिकीकरण की प्रक्रिया में जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन परमाणु को मुक्त कर देता है और ये मुक्त नाइट्रोजन दूसरे तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये रहा नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अवस्था में स्प्रिंग में न्यूनतम में कम से कम स्थितिज ऊर्जा रहेगी। तो देखिए यदि आप लोग स्प्रिंग को न खींचा, न स्पंदित किया गया, न खींचा गया और भूमि पर पड़ा हो, तो इस अवस्था में इसकी क्या रहेगी, स्थितिज ऊर्जा सबसे कम रहेगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियतापी जीवों का समाविष्ट किया गया है। तो अनियतापी किस में रहते हैं, तो अनियतापी मतलब होता है जो क्या पर्यावरण के अनुसार अपने जो बॉडी का टेम्परेचर उसे चेंज ना कर सके। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्प, मेंढक और काकरोच। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आपके सरीसृप वर्ग के होते हैं वो किस में आते हैं, अनियतापी वर्ग में आते हैं। स्तनधारी और पक्षी किस में आते हैं, नियतापी वर्ग में आते हैं। वो क्या करते हैं, बाहरी अपने आंतरिक शरीर का तापमान बनाए रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो आपके सरीसृप उभयचर मछलियां हो गई वो अपने नियतापी वर्ग में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कौन से मात्रकों के युग्म को समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी kg m² s² WS। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। निषेचन के समय माता पिता के शुक्राणु माता पिता के अंडाणु से संलयित होकर क्या बनाते हैं। तो संलयित होकर क्या बनाते हैं, एक मिनट यहाँ देखते चलते हैं हम लोग। हाँ, संलयित होकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। फिर दिया है आपके संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाते हैं। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगते हैं। इस विकसित होती संरचना को क्या कहते हैं, इस विकसित हुई युग्मनज कहते हैं, जो कि वायु की दीवार यानी कि गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाती हैं। एक्स की उस अवस्था में यानी कि युग्मज की उस अवस्था में जिसमें सभी शारीरिक भाग की पहचान होती है उसे क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। देखिए इसका कौन सा करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, गर्भ कहते हैं। देखिए तो हाँ, युग्मनज, भ्रूण, गर्भाशय और गर्भ। तो करेक्ट आंसर देखिए युग्मनज, भ्रूण, गर्भाशय और गर्भ। तो निषेचन के समय माता पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित होकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाते हैं। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं। इस विकसित होती संरचना को क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, नहीं, भ्रूण कहते हैं, भ्रूण कहते हैं।
भ्रूण कहते हैं, इस विकसित होती संरचना को भ्रूण कहते हैं, जो कि गर्भाशय की दीवार में रोपित होती है। भ्रूण की इस अवस्था में जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। इस तरह से आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा अभिक्रिया संभव नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो जेडन है वो क्या होता है? बहुत ही कम रिएक्टिव होता है कैल्शियम की अपेक्षा। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सीधी रेखा में ऋजु रेखाएं हैं? तो इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जो सीधी रेखा में जाएगा। तो विरामावस्था में देखिए, जब अवस्था में वस्तु पिंड की समय दूरी, जब समय ग्राफ रहा है, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु आवेग का जब समय ग्राफ रहा है, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु की दूरी, और विरामावस्था में पिंड वस्तु की दूरी। तो हम इसका करेक्ट आंसर क्या हो? तो देखिए, कभी भी एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड रहेगा तो उसका दूरी क्या रहेगा? एक सीधी रेखा में नहीं रहता। तो सी तो गलत है, ए बी और डी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बी और डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चार द्रव ए बी सी डी के घनत्व तो नीचे दिए गए हैं। तो अब इनका घनत्व तो नीचे दिया गया, तो देखिए क्या करना है। एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में भी तैर सकता है और नहीं भी। तो ये तो सही लग रहा है, क्योंकि इसका घनत्व तो उससे कुछ ही मात्रा में कम है। ऑप्शन बी देखिए, एक बिंब जो द्रव ए में तैरता है वो द्रव बी में भी तैर सकता है और नहीं भी। तो जो द्रव ए में तैरता है, जो बिंब द्रव ए में तैरता है वो द्रव बी में भी तैर सकता है और नहीं भी। तो ये तो गलत हो जाएगा इसका घनत्व, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। अब देखिए सी दिया, एक बिंब जो द्रव में बी में तैरता है निश्चित रूप से भी ए में भी तैरेगा। तो निश्चित रूप से ए में नहीं तैरेगा, क्योंकि इसका भी घनत्व बहुत ज़्यादा है। एक बिंब जो द्रव सी में तैरता, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बिंब, जो कोई एक वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट है जो द्रव सी में तैरेगा और द्रव ए में भी तैर सकता है। क्योंकि जो देखिए द्रव सी में जो तैरेगा द्रव ए में भी तैर सकता है और नहीं भी तैर सकता, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद्युत धारा एक सदिश राशि के। विद्युत राशि जो है एक सदिश राशि नहीं बल्कि अदिश राशि, इसमें परिमाण और दिशा का तो ज्ञात हो रहता है, लेकिन सदिश राशियों के जो गुणों का पालन नहीं करती है। तो इसका कथन कर दिया, विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिणाम उसका दिशा भी होती है। तो ये तो सही है, लेकिन इसके साथ परिणाम और दिशा होती है, लेकिन फिर भी अदिश राशि, क्योंकि ये सदिश का पालन नहीं करती है, इसलिए ये गलत है। परंतु आर सही, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगों के स्वयं डीएनए अंतर्वृष्ट है? तो लवक का भी स्वयं डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी और न्यूक्लियस का भी। तो ए बी और सी, लवृत्तिका का स्वयं डीएनए नहीं होता। तो ए बी सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवित जीवों के कोशिकाओं के संबंध में सही है? सभी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म होते तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। नहीं, कुछ सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं उन्हें नग्न आंखों से भी देखा जा सकता। तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया, सभी की कोशिका भित्ति होती है। सभी की कोशिका भित्ति होती है, नहीं सभी की कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन सी दिया, सभी की केंद्रक झिल्ली होती है, नहीं ये भी गलत है। सेल वॉल है वो आपका सेल वॉल जो है वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, केवल मतलब पादपों में पाई जाती है। सभी की केंद्रक झिल्ली नहीं होती। और ऑप्शन डी दिया, सभी की कोशिका झिल्ली, हाँ सभी की कोशिका झिल्ली होती है, ऑप्शन डी ही केवल सही है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिक की झिल्ली नहीं होती, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। इस तरह से ऑप्शन डी ए इसका करेक्ट आंसर है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट कचरे के प्रकार का। तो इसमें हमें क्या करना, सही मिलान करना कि कौन सा कचरा कितने टाइम में कंपोज होता है। तो प्लास्टिक की बोतल को कंपोज करने में कितना टाइम लगता है? तो इसमें सबसे अधिक क्या है, 4 वर्ष। 4 वर्ष लग जाएंगे। रेशमी रुमाल कितने कितने टाइम लग जाएंगे रेशमी रुमाल के लिए? एक मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है। तो रेशमी प्लास्टिक की बोतल तो आपके 4 साल लग जाएंगे। प्लास्टिक की बोतल, रेशमी रुमाल के लिए नहीं नहीं सॉरी प्लास्टिक की बोतल के लिए आपके लग जाएंगे अनेक वर्ष। ये सबसे अधिक अनेक वर्ष हो जाएंगे। रेशमी रुमाल के लिए आपके 4 वर्ष लग जाएंगे। सूती कमीज के लिए आपके लग जाएंगे
2 से 5 महीने। केले के छिलके के लिए आपके लग जाएंगे 1 से 2 सप्ताह और कागज़ के लिए 10 से 30 दिन। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा सही मिलान। तो देखिए इसमें से क्या हो जा रहा है, तो इसमें से ऑप्शन बी जो है, ए का 5, बी का यार, सी का ए और डी का, फिर आपका डी का दिया है सेकेंड। हाँ बिल्कुल सही। तो चलिए इस तरह से आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंखा छोड़ा जाता है या पाया जाता है कि वो एक समान वेग से गिर रहा है, उस पर नेट बल कितना लगेगा। तो उस पर नेट बल 0 लगेगा जब तक कि आप उस पर कोई क्रिया खुद नहीं करते। तो न्यूटन का प्रथम सिद्धांत क्या है कि एक पिंड की अगर स्थिरता है तो अगर उस पर खुद भी बल नहीं लगाएगा तो उसका बल क्या रहेगा, 0 रहेगा, मतलब उसी समान रहेगा। तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो इसमें दिया है X3 आयन वाले तत्व X परमाणु माइनस द्रव्यमान 27 परमाणु क्रमांक 13 से प्राप्त हुआ है। तो X3 प्लस में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, प्रोटॉन की संख्या किसके रहती है, परमाणु क्रमांक के। परमाणु क्रमांक 13 दिया है तो प्रोटॉन की संख्या बराबर 13 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो परमाणु क्रमांक 13 दिया है माइनस आयन बैलेंसी, आयन बैलेंसी 3 दी है। तो देखिए परमाणु क्रमांक 13 माइनस 3 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 10 आ जाएंगी। अब न्यूट्रॉन ज्ञात करना है, तो परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 27 परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु क्रमांक 13 है। तो इस तरह से अब इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है, न्यूट्रॉन आपके 14, प्रोटॉन कितना है, 13 हो जाएंगे इसका आंसर। तो 14, 13, 13, 14 और 15, 13, 10 और 14, इस तरह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी फूलों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। तो द्विलिंगी मतलब जो नर और मादा दोनों प्रकार के जिसमें यौन पाया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है सरसों में भी दोनों नर मादा पाए जाते हैं, गुलाब में भी, पिटूनिया में भी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कथन, गलत कथन की पहचान करनी है। तो दुमती मिट्टी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवरित होता है। नहीं, ऑप्शन बी दिया, दुमती मृदा की तुलना में चिकनी मिट्टी अधिक उर्वरक होती है। ऑप्शन सी दिया, दुमती मृदा अधिक चिकनी मृदा की अपेक्षा जल क्षारण क्षमता बेहतर होती है। डी दिया, चिकनी मृदा के कणों का अमाप दुमती मृदा के कणों के अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। बहुत, ये भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, सी भी सही है, बी भी सही है। ए जो है, दुमती मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित यानी लॉमी सॉइल होती है, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सॉरी इसके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ माचिस के निघर्षक पृष्ठ पर विद्यमान होता है। तो माचिस जो होती है, जो उसके निघर्षक पृष्ठ पर विद्यमान रहता है, उसमें कांच का चूड़ और लाल फास्फोरस होता है। और भी जो पदार्थ होते हैं वो भी बता देती हूँ। तो उसमें और कौन कौन से पदार्थ होते हैं, पोटेशियम भी होता है, पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर, एंटीमनी सल्फाइड, ग्लू, रंगीन प्रकाशक भी उपस्थित होते हैं। इसीलिए जब आप माचिस का तीली उस पर घिसते हैं तो आग जलने लगती है। चलिए देखिए, ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें सी आदेश मिलता है। तो आदेश देने वाली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। तो पीयूष ग्रंथि देखिए किस ऑप्शन में है, तो पीयूष ग्रंथि आपका ऑप्शन डी में दिया है ऑलरेडी। तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी, तो पीयूष ग्रंथि अग्नाशय और थायराइड अपने हार्मोन को तब स्रावित करेगी जब उन्हें पीयूष ग्रंथि से क्या मिलेगा, आदेश प्राप्त होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या करेगा। तो सूची छिद्र कैमरे से निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो ऑप्शन ए दिया, प्रकाश छोटे से मुख से प्रवेश किरणें वितरित हो जाती है, कभी वितरित नहीं होंगी। ऑप्शन बी दिया है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। ऑप्शन सी दिया, प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है। ऑप्शन डी दिया, प्रकाश जब एक माध्यम दूसरे में गमन करते पथ परिवर्तित कर देती है। तो ऑप्शन बी और सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुक्त उत्तर प्रश्न की पहचान करना है, मतलब मुक्त उत्तर वाले जिसमें कितना भी आंसर लिख सकते हैं सोच समझ के खुद। मानव ने सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता। सेलुलोज किससे बना होता है, एक शब्द। क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को न पचा सके, तो मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता, इसका भी आंसर एक शब्द, बी का भी आंसर एक शब्द, और डी दिया 5, ऐसे इसका भी आंसर एक, 5 जीव के नाम बताने हैं, तो सीमित है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, इसमें खुद सोच के लिखना है, इसका उत्तर कितने भी जगह लिख सकते हैं आप, कितना भी बड़ा। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाले पाठचर्या संबंधी गतिविधियों में संबंध में सही नहीं है।
तो ये हो गया आपके साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन। तो देखिए हमको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो कूट से रिलेटेड है। प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एक एक रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ पढ़ाया जाता है। तो देखिए प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान को गणित और प्रौद्योगिकी के रूप में नहीं, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप में और ईवीएस की तरफ पढ़ाया था। ऑप्शन सी इसका सही है, लेकिन ये गलत है। फिर बी कह दिया माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। हाँ, तो माध्यमिक कक्षा में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान को एकीकृत रूप में विज्ञान की तरफ पढ़ाया था। तो बी और सी सही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 83 दिया है। विद्यार्थियों के एक समूह की एक ऐसी गतिविधि का संलग्न किया गया जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथनांक माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस पर कार्य करने के लिए उपयुक्त संकेतक नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया थर्मामीटर के अल्पतांक न्यूनतम पर ध्यान देना, या सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर के द्वारा छुए ना, क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मापना, और ऑप्शन डी दिया है थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड का उपयोग करना। तो उपयोगी संकेत क्या है? उनका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस मापना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों जैसे कि जीएम भोजन को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए दिया तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना, तो बिल्कुल ये तो शामिल किया जा सकता है। विज्ञान के प्रकृति के संबंध में समझ बनने में सहायक, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी दिया है एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक। तो देखिए एक निश्चित नहीं कभी कुछ करना है, ठीक है, तो डिसिप्लिन नहीं करना, तो इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? शामिल नहीं किया जाए। ऑप्शन बी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कक्षा 8 में जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। वे 3 परख नलियाँ लेती है तथा प्रत्येक में 3 से 4 चौथाई को जल को भर देती है। एक शिक्षिका है जो कक्षा 8 में जीवों में श्वसन पढ़ा रही है। शिक्षिका कर रही है, एक परख नली लेती है और उस परख नली में क्या करती है? 3 परख नलियाँ लेती है। परख नली में क्या करती है? 3 चौथाई भाग जल से भर देती है, ठीक है। परख नलियों ए बी सी में पूर्ण रूप से अंकित करते हुए परख नली ए में घोंघा डाल दे रही है, परख नली बी में पादप और सी में घोंघा डालती है, पादप दोनों में रख देती है शिक्षिका। तब विद्यार्थियों को पूछती है किस परख नली में CO2 का उच्चतम सांद्रण होगा? इस मामले में शिक्षिका किस कौशल पर बल देती है? तो इसमें किस कौशल पर बल देती है? तो ऑप्शन ए पूर्वानुमान लगाने पर बल देती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 86 पाठ्य पुस्तक में विस्तारित अधिगम मीन्स क्या होता है? एक्सटर्नल लर्निंग के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है आप लोग को। तो ऑप्शन ए दिया है आपके ऑप्शन ए दिया, ये बच्चे के ज्ञान व कौशल के रंग पटल के महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है, तो ये तो सही दिया है। ऑप्शन बी दिया ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है, बी भी सही है। सी दिया इनमें से कुछ में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र स्वयं निष्कर्ष करने के लिए आवश्यकता होती है, तो देखिए इसमें सही नहीं बताना, ठीक है आप लोग को। तो इसमें से निष्कर्ष करने की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी दिया इनमें से कुछ बहुबृहत रूप से विशेषज्ञों शिक्षकों समाज कल्याण तक को बढ़ाती है, तो इसमें मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार नहीं बनना, तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विज्ञान की पाठचर्या विषय वस्तु की वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः परिलक्षित नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन पहले देखते हैं। तो कौन सा परिलक्षित नहीं होगा? सामग्री अद्यतन है, द कंटेंट इज अनअपडेटेड, तो अगर कंटेंट ही अनअपडेटेड रहेगा तो गलत हो जाएगा ना। हाँ, अवधारणाएं यथार्थ निरूपित है, ऑप्शन सी कुछ भी शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। देखिए सी क्या है? ए गलत है, और ए और बी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे टीम दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधारण के रूप में शामिल किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए दिया है बृहद अमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है। ऑप्शन बी दिया या विविध सुविज्ञात वाले विद्यार्थियों के लिए लाभ पहुंचाता है, आकलन को कार्य को सरल बनाता है, और ऑप्शन डी दिया या विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए गोली दर्पण के प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने की सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी। तो कक्षा 7 में अगर गोली दर्पण पढ़ा रहा है तो उनके प्रतिबिंब रचना प्रस्तुत करने की सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या होगी, ये बताना है आपको। तो देखिए इसका एक समतल दर्पण के विभिन्न अवस्थित विद्यार्थियों को समतल दर्पण की विभिन्न अवस्थिति में अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहना। विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलना तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहना। विद्यार्थियों को परावर्तन के साथ नियम स्पष्ट किए और विद्यार्थियों को वर्ग दर्पण किरण आलेख में आरेखन। तो विद्यार्थी को सबसे मजा किस में आएगा, स्टील के चम्मच के साथ खेलने में, इंजॉय करके उनको पता चल जाएगा प्रतिबिंब के बारे में। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन में परिलक्षित नहीं होता कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल, विद्या विशेष अनुशासन के अनुकूल है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए दिया है, विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों को सहायता करनी चाहिए, अनुशासन के अनुकूल बताना, अनुकूल जो हो, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है आपका, विज्ञान शिक्षा को बच्चे के उसके आसपास के वातावरण के बीच की कड़ी बनानी चाहिए। विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल का अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। और ऑप्शन डी दिया है, विज्ञान कक्षा कार्य को विकासात्मक रूप से उपयुक्त होना चाहिए। तो देखिए विद्या विशेष में अनुशासन के लिए अगर अनुकूल पूछेगा तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये रहा आपका साइंस का लास्ट क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में आप लोगों को किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।